सुबह अच्छे से तैयार होकर तानिया हॉल में आती है तो देखती है उसके पापा सूट बूट में तैयार नाश्ता कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा, आप तो बिल्कुल तैयार हैं। मैं तो रोज ही तैयार रहता हूँ, लेकिन तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आपके साथ आपके ऑफिस, और आप मुझे मना नहीं करेंगे। ऑफिस पर क्यों? अरे वो कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं है, वहाँ काम होता है, और तुम वहाँ जाकर करोगी क्या? हाँ, तो मुझे भी सीखना है काम कैसे होता है, इसलिए आपके साथ ऑफिस आना। उसी समय मंदिर से तानिया की मां नीलम आती है और तानिया को तैयार देखकर कहती है, आज तो ऑफिस जाकर ही मानेगी ना। आपको पता है आपकी बेटी भी आप ही की तरह बिजनेस करना चाहती है। अच्छा, अब मैं समझा अचानक इसे ऑफिस क्यों आना है। तो अब तो मुझे ऑफिस ले जाएंगे ना आप? मैं अपनी बेटी को कभी मना कर सकता हूँ क्या? चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद दोनों साथ में चलते हैं। कुछ ही देर में दोनों बाप बेटी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और तानिया ऑफिस में देखती है वहाँ काम कैसे होता है। तानिया की दिलचस्पी काम में इतनी बढ़ जाती है कि वो अब अपने पापा के साथ बिजनेस मीटिंग में भी जाने लगती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है विनय से। हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके आपको फायदा होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ सर। मिस्टर विनय, बिजनेस में भूली हुई गारंटी काम नहीं आती। बेहतर होगा कि पार्टनरशिप से पहले आप हमारे और हम आपके काम का तरीका जान लें, ताकि जो भी प्रोजेक्ट हम साथ में करें उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये बेहतर आइडिया है, सब कुछ जानने के बाद ही डील की जाए तो बेहतर है। पहली मीटिंग में ही विनय तानिया के दिए हुए आइडिया से इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद बिजनेस के लिए होने वाली मीटिंग्स में दोनों का अक्सर मिलना जुलना हो जाया करता है। एक रोज मीटिंग खत्म होने के बाद विनय तानिया से कहता है, आप बुरा न माने तो क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं? आप मुझे कॉफी डेट के लिए पूछ रहे हैं? ऐसा ही कुछ समझ लो। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कुछ ही देर में कॉफी के लिए एक कैफे में जाते हैं, जहां बिजनेस से हटकर दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर बातें होती है। अब बीते समय के साथ दोनों बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे, जिसके कारण वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उनकी बढ़ती नजदीकियां देखकर अवधेश को भी उनके बीच के रिश्ते का पता चल जाता है, जिसके कारण वो दोनों से शादी करने की बात कहते हैं। विनय, तुम एक होनहार लड़की हो और मेरी बेटी से प्यार भी करते हो। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें समझा, और सच मानिए तो मैं तानिया से इतना प्यार करता हूं कि उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। आप आशीर्वाद दे तो मैं अपने घर वालों को ये बात बता दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगले संडे तुम अपने घर वालों से मुझे मिलवाओ, उसके आगे का मैं बाद में खुद ही तय कर लूंगा। दूर दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही तानिया मन ही मन मुस्कुराती है। कुछ ही दिनों बाद अवधेश विनय के परिवार से मिलकर तानिया और विनय की शादी की बात पक्की कर देता है और एक हफ्ते के अंदर ही पूरे रीति रिवाज से विनय और तानिया की धूमधाम से शादी हो जाती है। एक रोज तानिया की सास पूजा के लिए फूल ले रही थी। अरे बेटा, साफ सुथरी माला दे, भगवान को चढ़ानी है, खुद नहीं पहननी है मुझे। ओहो माँ जी, सभी माला साफ है, आप खुद ही देखकर उठा लीजिए। वैसे भी फूल तो फूल होते हैं। ठीक है, ये वाली दे दे, और ये थोड़े अलग से फूल भी डाल देना। कितने पैसे हुए? 50 रुपए माँ जी। अरे गेंदे के फूलों की माला ली है मैंने, गुलाब के फूलों की नहीं। एक माला के 50 रुपए मांग रहा है। माला इतने की है माँ जी। वैसे भी एक फूल की माला में क्या सस्ता क्या महंगा। आप 8-10 माला ले तो कुछ कम भी करूँ मैं। ऐसा है, 50 रुपए में एक माला बेचकर कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला तुम्हारा। बिजनेस करने बैठे हो तो पैसे कमाने से पहले कस्टमर को खुश करने के बारे में सोचो, बिक्री तो अपने आप हो जाएगी। तानिया की बात सुनकर फूल वाला हैरान रह जाता है। घर आने के बाद मालती तानिया से कहती है, क्या बात है बहू, तूने फूल वाले को अच्छा आइडिया देकर मुझे एक और माला दिला दी। दिमाग बहुत चलाती है तू। माँ जी, मैंने तो बस उसे आइडिया दिया है, अब उसका फायदा कैसे उठाना है ये तो वही जाने। वैसे सच में दिमाग तो बहुत है तेरे पास, लेकिन अभी दिमाग नहीं, अपने हाथ पर चला और जाकर मंदिर की साफ सफाई कर दे, मुझे पूजा करनी है। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। शादी के बाद तानिया घर पर रहा करती थी, लेकिन जहाँ कहीं भी मौका मिलता लोगों को बिजनेस आइडिया दिया करती, जिससे उनकी मदद हो जाती। एक रोज रात को खाने के समय विनय उससे कहता है, आज ही एक स्टार्टर कंपनी से डील हुई है। प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, ये स्टार्टअप कंपनी ना अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती, बस इसी बात का फायदा उठाइए, क्योंकि अच्छे दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट वैसी मार्केट में कम है। क्या बात है बहू, तुझे तो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। पता कैसे नहीं होगा माँ जी, मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पति का खुद का बिजनेस है, और फिर शादी से पहले मैं भी तो कंपनी में काम करती थी।
हाँ, पर वो सब शादी से पहले की बात थी बहू। मैं तो बस ये कह रही थी अब तू घर और घर की जिम्मेदारियों पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे। माँ, शादी को अब कुछ ही दिन हुआ है, थोड़ा समय तो दो उसे। आपको तो बस हर काम की जल्दी रहती है। अरे मैं तो बस बहू को समझा रही हूँ। अरे बहू जरा दाल दे तो। जी माँ जी, लीजिए। कुछ ही समय में सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। बीतते समय के साथ तान्या घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। एक रोज वो टीवी देख रही थी, तभी उसकी दोस्त आंचल का फोन आता है। हेलो तान्या, कहाँ है तू? इसी देश में हो, लेकिन तू तो ईद का चांद हो गई है, न मैसेज न फोन। अपने दोस्तों को भूल गई है क्या? ओ कमान यार, ये अजनबियों जैसी बातें मुझसे मत किया कर। मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। तू फ्री है कि नहीं ये बता पहले। अरे तुझसे मिलने के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, तू बस ये बता कहाँ आना है। फिर ठीक है, कल शाम तू कॉलेज के बाहर वाले कैफे में आ जा। ओके, कल मिलते हैं। इतना कहकर तान्या कॉल कट कर देती है और खुशी खुशी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। देखती है उसकी सास रसोई में कुछ ढूंढ रही है। माँ जी, ऐसा क्या खो गया रसोई में जो आप इतनी बेचैन हैं? अरे बहू, मेरा पर्स कहीं गिर गया है, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कहाँ गिरा है। कितने पैसे थे उसमें? पर्स तो खाली था बहू, लेकिन पैसे रखने के लिए तो ढूंढ रही हूँ उसे। आपका दिमाग खराब है जो खाली पर्स ढूंढ रही हो। मैं बाहर जाऊंगी तो आपके लिए नया पर्स ले आऊंगी। ठीक है बहू। अगले दिन शाम के समय तान्या अपनी फ्रेंड आंचल से मिलने कैफे में पहुंची। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। सच में आंचल, तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मैं तो घर में बोर हो जाती हूँ। अगर ऐसा है तो तू भी कोई बिजनेस क्यों नहीं करती? वैसे भी तुझे तो हमेशा से बिजनेस करने में इंटरेस्ट रहा है। हाँ, रहा तो है। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि अपना कोई बिजनेस शुरू करूं जिससे मुझे बोरियत भी ना हो और माँ जी को भी पता चले कि उनकी बहू बहुत अच्छा बिजनेस चला सकती है। आंचल से बातचीत के दौरान तान्या फैसला करती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसके लिए वो बहुत सोचती है और फिर एक रोज अपने पति से कहती है, सुनो ना विनय, मैंने सोचा है कि मैं होममेड चॉकलेट का बिजनेस करूंगी। वैसे भी लोगों में इसकी बहुत डिमांड है। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं घर में ही चॉकलेट्स बनाऊंगी, उन्हें अच्छा सा लेबल दूंगी और पहले ऑनलाइन सस्ते दामों में बेचने के लिए मार्केट में लाऊंगी। कुछ समय बाद जब चॉकलेट्स की अच्छी खासी बिक्री होने लगेगी तो आगे सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ बिल्कुल, मुझसे कोई मदद चाहिए तो बोल देना। तान्या सबसे पहले होममेड चॉकलेट बनाना सीखती है और बहुत सारी चॉकलेट बनाकर तैयार करती है। उसके बाद वो लैपटॉप लेकर अपनी एक शॉपिंग वेबसाइट बनाती है और अपनी बनाई हुई चॉकलेट की फोटोज वहां डालती है। समय बीतता है। पहले 1-2 दिन में तो कोई ऑर्डर नहीं आता, लेकिन एक दिन जब वो सो रही थी तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? हेलो, वो मैंने आपकी वेबसाइट पर होममेड चॉकलेट देखी थी, तो मुझे उसका ऑर्डर देना है। हाँ जी, बोलिए ना, कितने पैकेट चाहिए आपको? 3 पैकेट। वैसे चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की तो है ना? अरे बिल्कुल, एक बार आपका ऑर्डर आपके पास आ जाए ना, उसके बाद आप चॉकलेट खाकर वेबसाइट पर रेटिंग दीजिएगा। अब तान्या ऑर्डर पैक करती है और डिलीवरी वाले को दे देती है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ ऑर्डर आने ही लगे थे कि अचानक ही तान्या की ऑनलाइन वेबसाइट में कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्डर दिखने लगते हैं और वो समझ नहीं पाती कि असली ऑर्डर कौन से है। अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो बहुत से लोगों से बात करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर उसे अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ता है। क्या हुआ बहू, आज चॉकलेट नहीं बना रही? तेरे बिजनेस का क्या हुआ भाई? विनय देखो ना, एक हफ्ते तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब वेबसाइट में गड़बड़ आई तो बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। अरे लेकिन जिस तरह से तुमने आइडिया दिया था वो कमाल का था, फिर ये कैसे हो गया? मुझे खुद नहीं पता। अरे तो उदास होने से क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बिजनेस करने की कोशिश करो। अब तुम तो अच्छे से जानती हो ना, कोई भी बिजनेस ठीक से जमने में टाइम लगता है, तो पहले अच्छे से सोचो और फिर कोशिश करो, और ऐसे हार मानने से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। सही कह रहे हो, अगर बिजनेस करना है तो इस तरह हार मानने से काम नहीं चलेगा। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। इस तरह तान्या खुद को हिम्मत देती है और हार ना मानते हुए अब उसे किस चीज का बिजनेस करना है उस बारे में बहुत सोचती है और प्लानिंग करती है। इस बार उसने नया आइडिया सोचा कि वो एथनिक फ्यूजन वेयर का कपड़ों का ब्रांड शुरू करके उसे ऑनलाइन सेल करने का बिजनेस करेगी। इसके बारे में वो सबसे पहले विनय को बताती है। सुनो, आपकी बार मैंने सोचा है कपड़ों का बिजनेस करूंगी। घर पर ही सिलाई करवाऊंगी, लेकिन फैब्रिक से, और फिर उसे ऑनलाइन बेचूंगी। आइडिया तो अच्छा लग रहा है, पर इस बार पूरा प्लान बनाकर चलो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल, इस बार मैंने पूरी और अच्छी तरह प्लानिंग कर ली है। तान्या ने एक ब्रांड नाम चुना, तान्या ट्रेंड्स।
सबसे पहले उसने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, फिर कुछ डिजाइन तैयार करवाए, साथ ही लोकल मॉडल से फोटोशूट करवाया। इन सब चीजों में पैसे लगता देख उसकी सास मरती है और उसे कहती है, बहू उतने ही पैसे लगाना जितने का नुकसान तू झेल सके, समझी ना। माना कि तेरा पति बिजनेसमैन है, लेकिन वो मेहनत से पैसे कमाता है और तू उसे इस तरह गमा मत देना। माँ जी, बिजनेस करने में पैसे तो लगते ही हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं किया जाता। ठीक है, मुझे मत समझा। मैं तो बस इतना कह रही थी कि जो भी करियो सोच समझ कर करियो। कुछ ही समय में जब सारी चीजें तैयार हो जाती है तो तानिया पेज पर कपड़े लॉन्च कर देती है, जिस पर उसकी सास कहती है, देख बहू कपड़े तो अच्छे लग रहे, लेकिन ये सब बिकेगा भी? कोई पहनता भी है क्या ऐसे कपड़े? माँ जी, ये आजकल के फैशन के कपड़े हैं और यही ट्रेंडिंग में चल रहा है। लोगों को पसंद आए इसलिए मैंने यही स्टाइल चुना है, और मुझे लगता है लोगों को ये बिल्कुल पसंद आएगा और इसके लिए ऑर्डर भी करेंगे। देखते हैं भाई लोगों को पसंद आता है कि नहीं, बाकी मुझे तो ये कपड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे। बीतते समय के साथ शुरू में उसे कुछ ऑर्डर मिलते हैं तो वो बहुत खुश होती है और कपड़ों की पैकिंग करते हुए खुश होकर खुद से कहती है, लगता है इस बार मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। वैसे भी बहुत मेहनत की है मैंने, और फिर ऑर्डर आने से रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ भगवान जी सब अच्छा हो बस। पर कहते हैं ना, इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। एक हफ्ते बाद कस्टमर्स की तरफ से, साइज गड़बड़ है, कपड़ा वैसा नहीं है जैसा फोटो में दिखा था, डिलीवरी लेट है, जैसी शिकायतें आने लगी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तानिया सब कुछ खुद ही कर रही थी, डिजाइनिंग, पैकिंग, सोशल मीडिया, कस्टमर डीलिंग, और इसी में हो गई एक बड़ी गलती जिसपे उसने एक कस्टमर को 2 बार वही ड्रेस भेज दी। तो कॉल पर ग्राहक उससे कहती है, मैम आप सीरियसली बिजनेस चला रही है या टाइम पास कर रही है? इस तरह ही काम करना है तो काम बंद कर दीजिए, वही बेहतर होगा। इस एक शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर उसके पेज की रेटिंग गिरने लगी, ऑर्डर आने बंद हो गए, कपड़े का स्टॉक बच गया। ये सब देखकर मालती कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी ये सब तेरे बस का नहीं है। अरे बहू को चाहिए कि घर की जिम्मेदारी निभाए, पर तुझे तो बिजनेस करना है भाई। मैंने बहुत मेहनत की थी माँ जी, पर हो गई गलती। अरे यार, एक गलती से कोई बिजनेस फेल नहीं होता, लेकिन हाँ तुम थोड़ी जल्दबाजी करके अपने आप को थोड़ा समय दो तानिया, इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। दोनों बिजनेस ठप होने के बाद तानिया खुद पर ही डाउट करने लगी थी कि उसे कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत इतनी जल्दी हार नहीं मानती। तानिया अब थोड़ी संभल गई थी, लेकिन भीतर से टूटी नहीं थी। इस बार उसने नया आइडिया लिया, होम डेकोर आइटम्स जैसे सजावटी दिए, वॉल हैंगिंग, मैक्रोमी, हैंडमेड फोटो फ्रेम को सेल करने का। इस बारे में विनय कहता है, आइडिया तो अच्छा है, त्योहार का टाइम भी आ रहा है, लोग घर से जाते हैं, तुम ट्राई कर सकती हो। तानिया ने लोकल आर्टिस्ट से कांटेक्ट किया, प्रोडक्ट्स बनवाए, इट्सी और अमेज़न जैसी साइट्स पर सेलर अकाउंट बनाया, प्रोडक्ट अपलोड किए एकदम प्रोफेशनल फोटोज के साथ। कुछ दिन तक ऑर्डर आए भी, लेकिन कुछ दिनों बाद परेशानी आने लगी, जैसे पैकिंग में डैमेज, डिलीवरी लेट, एक बार कस्टमर को गलत प्रोडक्ट चला गया, और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, जिसके चलते नुकसान हो रहा था। ये सब देखकर मालती फिर से ताने देती है, इस बार कौन सा बिजनेस खोलने वाली है बहू? अब तो बैंक वाले भी हंसेंगे तुझ पर। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ माँ जी। कभी चॉकलेट, कभी कपड़े, कभी टांगने की चीजें। अरे घर तो संभल नहीं रहा है, चल पड़ी है सीईओ बनना। उस रात तानिया बहुत रोती है, लेकिन विनय उसके पास आकर बैठता है, तुमने जितना भी किया सब दिल से किया, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? क्या? तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे विजन, तुम्हारी सोच। तुमने तीनों बिजनेस करने से पहले जो डिटेल्स मुझे बताई थी, वो सुनकर मुझे लगा कि ये सब परफेक्ट है, ये बिजनेस आगे चलकर सच में बहुत अच्छा चलेगा। मेरी मानो, अपने इस हुनर को पहचानो, और बिजनेस करना है तो आइडिया देने का बिजनेस करो। विनय की बात सुनकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। आइडिया देने का बिजनेस? मतलब मैं दूसरों को बिजनेस करने के लिए आइडिया दूं? ये कैसे हो सकता है? जब मेरे खुद के ही बिजनेस नहीं चले तो मेरे आइडिया से किसी और के बिजनेस कैसे चल सकते हैं? ओहो तानिया, जरूरी नहीं जो चीजें हमारे लिए काम ना करे वो दूसरों के लिए भी काम ना करे। देखो, तुम्हारे बिजनेस आइडियाज बहुत अनोखे होते हैं, और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसा तो होता है, वो बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि क्या और कैसे करना है। तुम उन्हीं लोगों को अपने आइडिया देकर उनकी मदद कर सकती हो।
विनय की बात पूरी समझने के बाद तानिया में फिर से हिम्मत आती है कि वो ये काम अच्छे से कर सकती है। साथ ही इस बिजनेस में तो कोई रिस्क भी नहीं है। अब तानिया कुछ दिन का ब्रेक लेती है, जिसके बाद वो प्लानिंग करती है कि खुद की एक कंसल्टेंट एजेंसी खोलेगी, जहां वो लोगों को अपने आइडिया देने का बिजनेस करेगी। माँ जी, अब की बार आपकी बहू कोई सामान बेचने नहीं जा रही, बल्कि जो काम वो सबसे अच्छा कर सकती है उसी को अपना बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मैं अपनी कोशिशों पर खरी उतरूं और ये साबित कर सकूं कि एक बहू भी बिजनेस कर सकती है। अरे बहू, भले ही मैं तुझे कितने भी ताने दूं, लेकिन ये सब तेरी भलाई के लिए होते हैं। मैं तुझसे कोई नफरत नहीं करती। मैं तो खुद चाहती हूँ जो तू करना चाहती है तुझे उसमें सफलता मिले। ठीक है माँ जी, इस बार मैं वादा करती हूँ कि सब अच्छे से करूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। सबसे पहले तानिया ऑनलाइन पोर्टल बनाकर वहां अपने कुछ बिजनेस आइडिया लोगों के साथ शेयर करती है। जिन लोगों को उसके आइडिया पसंद आते हैं वो उसे कॉल करके उसकी सलाह लेते हैं। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है, जिसके बाद वो अपना एक ऑफिस खोल लेती है, जहां लोग अपॉइंटमेंट लेकर उससे आइडिया लेने के लिए मिलने आया करते। एक रोज उसके ऑफिस के बाहर क्लाइंट देखकर उसकी सास कहती है, बेटा अब लगता है कि बहू का बिजनेस चल पड़ा है। हाँ माँ, क्योंकि अब आपकी बहू समझ गई है कि उसकी असली ताकत क्या है। अपनी बहू के बिजनेस को अच्छा चलता देख जहां मालती खुश थी, तो वहीं तानिया भी अपने काम से बहुत खुश थी और वो अपने बिजनेस करने के सपने को इतनी मुश्किलों के होने के बाद भी पूरा कर लेती है। काजल और नेहा किचन में काम कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नेहा, आज फिर महिमा की सहेलियां आने वाली है क्या? अगर आज भी उसकी सहेलियां आ गई ना तो मैं तो घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी यही सोच रही हूँ दीदी, कहीं आज भी ननद जी की सहेलियां आई ना तो जितना बर्तन होता है उतना ही घर का काम भी बढ़ जाता है। मैंने उन्हें भी कहा था कि आप अपनी बहन की शादी करके यहाँ से उसे विदा कर दीजिए ना। हाँ दीदी, आपने सही कहा जेठ जी को। मैं भी रोज रोज की इस झमेले से ना परेशान हो चुकी हूँ। कल रात में ना मेरी कमर अकड़ गई है बर्तन धोते धोते। इतने बर्तन हो गए कि मैं परेशान हो चुकी थी। दोनों जिठानी देवरानी ये बातें कर रही थी, तभी किचन में महिमा का आना होता है और वो अपनी भाभियों से कहती है, भाभी आज भी मेरी 2-3 कॉलेज फ्रेंड आ जाएगी तो कुछ अच्छा सा बना देना, और जो भी बनाओ ना ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। ठीक है ननद जी, आप बता दीजिएगा, मैं और दीदी मिलकर बना लेंगे। महिमा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन किचन में नेहा के साथ खड़ी काजल नेहा को घूर रही थी। दीदी दूध उबल जाएगा, आप उधर भी ध्यान दीजिए ना। मेरा ध्यान दोनों तरफ है। अभी अभी हम बोल रहे थे ना कि आज भी महिमा के दोस्त आएगी, और देखो वो हमें फरमाइशों की लिस्ट थमा कर चली गई। दीदी आप भी तो यहाँ खड़ी थी, आप ही उन्हें मना कर देती। आप तो कुछ बोलती नहीं, बाद में मुझे सुनाती हैं। अब काम करके जो महिमा की सहेलियों की हाजिर जवाबी करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, सो तो है। कुछ समय बाद ही महिमा की 2 सहेलियां आती है और महिमा अपनी भाभी को ऑर्डर देने लगती है। भाभी थोड़े और पकौड़े ले आना, और हाँ तब तक हम ये खा रहे हैं ना, थोड़ा पुलाव और पनीर भी बना देना। दीदी ननद जी कह रही हैं पनीर और पुलाव भी बनाना है, तो क्या करें, बनाए क्या? बनाना तो पड़ेगा तुझे, क्योंकि तूने हामी भरी है ना। दीदी आप तो जानती है मुझसे जल्दी जल्दी खाना नहीं बनता, आप ही कुछ कीजिए ना। क्या हाँ मेरी बदौलत किया था क्या फिर? अब काजल अपनी ननद के कहने पर उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाती है, और जब नेहा महिमा की दोस्तों को पानी देने जाती है, रूबी ये देख मेरी छोटी भाभी हैं, तो इनकी शादी में आई थी, याद है ना? नाचते नाचते पागल हो गई थी तू। हाँ यार कितना नाचे थे हम, मजा ही आ गया था, कुछ भी कहे। सच कहूँ तो मेरी दोनों ही भाभियाँ ना बहुत अच्छी हैं, इनके जैसा कोई नहीं। जब जो कहती हैं वो बना देती हैं। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, तब से लगी है। ऐसी भाभियाँ ना नसीब से मिलती है। हाँ मेरी भाभियों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जब नेहा भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है, लेकिन जब वो जाने लगती है तो रूबी हंसते हुए महिमा से कहती है, तेरी भाभियाँ बहुत भोली हैं। ऐसे काम करती है जैसे नौकर हो। सही है यार, तेरे मजे हैं। जब जो बोले तेरी दोनों भाभियाँ नौकरों की तरह लगी रहती है, कभी कुछ कहती भी नहीं है। भोली तो है, जब जो कह दो बस लगी रहती हैं, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ बुला पाती हूँ। ये सब नेहा सुन लेती है और वो गुस्से में किचन में पहुंचती है, जहाँ काजल पूड़ी तल रही थी। वो नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात हो गई जो शक्ल पर 12 बजा कर आई है, सब ठीक है ना? दीदी आपको पता है, पहले तो ननद जी की सहेलियों ने मेरी तारीफ की, और जब मैं वहाँ से किचन में आने लगी तो ननद जी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी। ऐसा क्या बोल दिया जो तेरी शक्ल इतनी उतर गई?
कह रही थी तेरी भाभियाँ कितनी भोली है, जो तेरी बातों में आ जाती है और नौकरों की तरह काम में लगी रहती है, और तू भी उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देती रहती है। अच्छा, तो उन्होंने हमें भोला भाला समझ लिया है। इनकी सब्जी में ऐसी मिर्च डालूंगी कि ये उठने बैठने के लायक नहीं रहेगी। नहीं दीदी, हमें तो सब समझ में आ रहा है कि कौन भोला है और कौन नहीं। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी कि हमें महिमा को समझाना ही होगा, वरना ऐसा रहा तो मेरी तो गृहस्थी उजड़ जाएगी। कहीं मैं महिमा के चक्कर में तलाक ना ले लूं। नहीं दीदी, हमें दीदी को ही अच्छी तरीके से समझाना होगा। जब देर शाम महिमा की सहेलियां चली जाती है तो महिमा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। मेरी सहेलियाँ भी आपके हाथों के खाने की तारीफ कर रही थी। हाँ, क्यों नहीं, वो तो मैंने अपने कानों से ही सुनी, तभी यकीन हुआ हमें कितना प्यार मिल रहा है इस घर में। हाँ सच में, आप दोनों ने घर को माँ के बिना बहुत अच्छे से संभाल रखा है। चलो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, कल भी हो सके तो मेरी ऑफिस की लड़कियाँ आ सकती हैं। महिमा, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पहचानो कि कौन कैसा है। आप ना बहुत भोली हो। मुझे अच्छे से पता है किससे कब और कौन सा काम निकलवाना है। तभी तो हमें नौकर समझ कर रखा है। कुछ कहा क्या भाभी? अरे कुछ नहीं नेहा, चल किचन में बर्तन है ना, आज के बर्तन तुझे धोना याद है ना। तब तक मैं किचन और हॉल साफ कर देती हूँ। काजल और नेहा घंटों सफाई करते हैं, तब जाकर किचन साफ और हॉल की सफाई होती है। तब जाकर काजल और नेहा को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये अब रोज रोज का हो गया था। महिमा अपनी किसी न किसी दोस्त को रोज ही बुला लिया करती और महिमा की सहेलियों की खातिरदारी काजल और नेहा को करनी ही पड़ती। दीदी आप यहाँ आराम से नाटक देख रही हैं, वहाँ ननद जी की सहेलियाँ आ गई हैं और ननद जी कह रही हैं कि कुछ अच्छा सा बना दो। ऐसा कर, तू उन्हें बोल के खुद जाकर बना ले। ये जितनी मूर्ख अपनी सहेलियों से बन रही है ना, वो उतना ही उसका फायदा भी उठा रहा है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन अभी तो वो लोग बैठे हैं, अभी कुछ कहने का फायदा भी नहीं है, बिना बात ही क्लेश होगा, आप तो जानती हैं। सही कह रही है तू। अभी कुछ बोला तो खामखा हमारी ही बेइज्जती करेगी। चलो ना दीदी, फिर हम काम पर लग जाते हैं। लेकिन आज ना हम ननद जी के दिमाग में उनकी सहेलियों के लिए जहर भी घोलना शुरू कर देंगे, वरना ये घर तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काजल और नेहा किचन में जाते हैं और महिमा जो भी कहती है बड़े ही प्यार से बनाकर महिमा के सहेलियों को खिला पिला भी देती है। लेकिन जब शाम में महिमा की सहेलियां चली जाती है तो काजल महिमा से कहती है, महिमा दीदी, आपकी सहेली तो मुझे अमीर और अच्छे घरों से लगती है। आप तो हर दिन किसी न किसी से मिल लेती है, लेकिन हमारी शादी के बाद तो हमने अपनी सहेलियों को याद तक नहीं किया, क्योंकि हमें पता है वो मिलेंगी नहीं। हाँ भाभी, आपका भी मन होता होगा ना, अपनी सहेलियों से मिल लो जाओ। मुझे तो जब अपनी सहेलियों की याद आती है ना, तब मैं रो लेती हूँ, मेरे आंसू ही नहीं रुकते। भाभी आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी के बाद मैं भी अपनी सहेलियों से नहीं मिल पाऊंगी। वैसे ननद जी, आप अपने घर अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, लेकिन कभी उनके घर क्यों नहीं जाती? ये आइडिया भी बुरा नहीं है, रुकिए मैं अभी रूबी और किरण को फ़ोन करती हूँ। हाँ, जब आप उन्हें बुलाती हैं तो आपको भी उनके घर जाना चाहिए, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। ये तो काजल और नेहा की चाल थी और भोली भली महिमा इस चाल में फंस भी जाती है। जब महिमा अपनी सहेली रूबी को फोन लगाती है, अरे रूबी कैसी है, मैंने इसलिए फोन किया कि कल ना मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो तू कुछ अच्छा सा बनवा लियो। अरे नहीं, मेरी माँ इन सबकी सख्त खिलाफ है। अच्छा होगा कि तू कहीं बाहर मिल, लेकिन घर पर पार्टी खाना ये सब नहीं कर सकती मैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। हेलो, फोन ही काट दिया। क्या हुआ ननद जी, सब ठीक है ना? अरे फोन काट दिया, ये कह कर कि घर में खाना पार्टी ये सब नहीं हो सकता। यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी ननद जी। आप जितनी भोली है उतना ही आपकी सहेलियां इस्तेमाल कर रही हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी किरण का भी मैसेज आया है, वो भी कह रही है कि उसकी फैमिली ये सब नहीं करने देंगी घर में। किसी का आना मिलना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पार्टी खाना ये तो सोचना भी मत। बताओ, और हम तो इनकी इतनी सेवा करते रहे जैसे ये लोग भगवान हैं। ननद जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ तो। अब ये लोग मेरे घर आए ना तो धक्के मार कर निकालूंगी इन्हें। और होता भी ऐसा ही है। कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज अचानक ही महिमा के घर उनकी दोस्त आती है और कहती है, अरे महिमा, कुछ बनवा लेना, आज हम शॉपिंग करके आए, बहुत थक गए। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर में पार्टी नहीं दे सकती, घर वालों ने मना किया है। हाँ, पानी पिला सकती हूँ।
अरे तू कैसी बात कर रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे बस समझ में आ गया है कि तुम लोग मेरा किस तरह फायदा उठा रहे हो। महिमा अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है और फिर कभी किसी को अपने घर में ना तो खाने पर और ना ही पार्टी पर बुलाती है। आज फिर पूरी रात स्नेहा की आंख में नींद नहीं थी। रह रहकर पापा की याद आ रही थी और आंखों के साइड से आंसू गिर रहे थे। अरे यार स्नेहा, प्लीज फिर मत शुरू हो जाओ तुम, मैं तो तंग आ गया हूं तुमसे। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप करवट लेकर सो जाती है। अगली सुबह 16 साल का बेटा जय कहता है, क्या बात है माँ, आज रात भी नींद नहीं आई क्या तुम्हें? नानी की याद आ रही है? नानी की जाने के बाद नाना की चिंता होती है, न जाने कैसे रहते होंगे रात भर। स्नेहा के पिता उसकी माँ के जाने के बाद अकेले हो गए हैं। दिन में तो फिर भी नौकरानी काम कर जाती है, लेकिन रात में अगर कुछ हो गया तो कोई कैसे संभालेगा, ये चिंता स्नेहा को खाई जा रही थी। देखो स्नेहा, रात भर जाकर क्या हालत बना ली है। आंखों के नीचे कितने काले घेरे हो गए हैं, लग रहा है जैसे रात भर सोती ही नहीं हो। पापा की चिंता होती है। उन्हें क्या हो गया अब? भगवान की दया है, हाथ पांव चलते तो हैं उनके। घर में मेड है, सारा काम करती है, आसपास के लोगों से अच्छी बातचीत है, अब दिक्कत कहाँ है? आपकी मम्मी पापा का भी मैंने पूरा ख्याल रखा था। ट्यूशन अच्छी चल रही थी मेरी, फिर भी मैं सब गई थी ना छोड़कर। देखो तुमसे ना मैं बहस ही नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे सास ससुर थे, माना आज वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, समझी? पति तो ये बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन स्नेहा ये बोलते हुए रुक जाती है कि मेरे पिता भी तो तुम्हारे ससुर हैं। स्नेहा रोने लग जाती है, तभी बेटा आ जाता है। माँ रो मत, मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो हम चलेंगे नाना जी के शहर में रहने, ठीक है ना? स्नेहा अपने मायके जाती है, उसे देखकर पिता खुश हो जाते हैं। अरे बेटा तो कब आई? बता देती मैं स्टेशन आ जाता लेने। नहीं पापा, मैं तो टैक्सी करके आ गई। बेटी घर देखती है। ये वही घर है जहाँ वो माँ और पिता के साथ जब रहा करती थी तो पूरे मोहल्ले का सबसे चहकने वाला मकान हुआ करता था, लेकिन अब तो वहाँ पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। ये क्या है पापा, कैसी नौकरानी है? उसे मैं जब भी फोन करती हूँ तो कहती है घर साफ कर रही हूँ, लेकिन घर देखकर तो लग रहा है कि बरसों से साफ नहीं हुआ है। क्या करे बेटा, घर नौकरानी से नहीं बेटियों और बहुओं से बनता है। खैर तू आई है, रुक मैं चाय बनाता हूँ। स्नेहा पिता की ओर देखती है कि ये वही पिता है जो एक गिलास पानी के लिए भी माँ या फिर उसे देखा करते थे, लेकिन आज पापा आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं बनाकर लाती हूँ। तू तो है ही बेटी, लेकिन कब तक? लौट कर परिवार में जाना है तुझे। पापा चलिए ना, आप भी वहीं रहो मेरे साथ। मेरे सास ससुर तो रहे नहीं जो आपको सोचना पड़े। नहीं नहीं बेटा, इतना बड़ा घर छोड़कर मैं नहीं आ सकता। फिर इस शहर में सारे रिश्तेदार हैं, कल ही तेरी बुआ का बेटा आकर गया है। और बेटा इस घर में तेरी माँ की यादें भी तो हैं। बेटी किचन में जाती है, चारों तरफ सामान बिखरा सा पड़ा होता है। बेटी जल्दी से सारा सामान सजाती है, पूरा घर साफ करती है और अच्छा सा खाना बनाकर पिता के साथ खाना खाने बैठती है। अरे वाह, कढ़ी मेरी फेवरेट, कब बना लाई बेटा? पता है पापा, तभी तो बनाई है। अब माँ के हाथों जैसा स्वाद तो नहीं होगा, लेकिन पसंद आएगी। पिता बेटी पर गर्व महसूस करता है। 2-4 दिन रहकर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी को वापस जाना होता है। बस इतने से दिन के लिए आई थी। पापा आप ठीक है, ये देखकर ही अच्छा लगा, मैं फिर आऊंगी। बेटी चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है पिता धम से गिर जाते हैं। पापा, पापा क्या हो गया? वो किसी तरह पिता को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं अच्छा किया आपने, इन्हें वक्त पर ले आई, थोड़ी और देर होती तो बहुत बुरा हो सकता था। बहुत बुरा मतलब पिता की जान भी जा सकती थी। बेटी रोने लगती है। पिता का हाथ पकड़कर स्नेहा कहती है, पापा देखिए, भगवान ने ही मुझे भेजा था आपके पास। मैं आज नहीं होती तो जीवन भर का पछतावा हो जाता। बेटा, भगवान ने ही भेजा है तुझे मेरे लिए, सही बात है। दुख होता होगा ना पापा
कि बेटी की जगह बेटा हो जाता तो। पिता बेटी के सर पर हाथ रख देते हैं। अरे तू ही तो है, बेटा भी, बेटी भी, पत्नी भी, माँ भी। बेटा होता तो वो सिर्फ बेटा बनकर ही रह जाता। वो है ना पड़ोस के सक्सेना जी, पता है क्या बोल रहे थे? बेटी पिता की बात पर खो जाती है। बोल रहे थे किस्मत हो तो आपके जैसी, वरना उनकी बहू ने तो उनका बुरा हाल कर रखा है। घर पर होते हुए भी ऐसा लगता है कि अकेले हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ना कोई बात करता है ना कोई हंसता बोलता है। लाश की तरह हालत है उनके घर पर। बेटी समझ जाती है कि पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ठीक हो जाते हैं, वो घर आ जाते हैं। स्नेहा सब करके अपने घर जाती है जहाँ। वाह, आ गई? मुझे तो लगा था कि अब नहीं आओगी। वैसे भी ना भी आती तो कोई फर्क नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? नाना जी को अटैक आया था, आप गए उनसे मिलने? नहीं ना, क्यों? वक्त नहीं था मेरे पास। वैसे भी तेरी माँ तो थी ना वहाँ। यहाँ हम लोगों को छोड़कर तो चले गए थे सब। चलो ना पापा के शहर में रह लेते हैं। पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है। दिन तो ठीक है, लेकिन रात में कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अच्छा चलो फिर, ये किराए का मकान छोड़कर, नौकरी चाकरी छोड़कर तुम्हारे पापा के पास ही चलते हैं, क्यों? स्नेहा क्या कहती पति को। अरे इतने पैसे भी नहीं है कि खुद अकेले पिता के साथ रहने का फैसला कर ले। लेकिन पिता की चिंता उसे खाए जा रही थी। पति का कोई सपोर्ट ना मिल पाने के कारण किसी तरह दिन काट ही रही थी कि एक दिन। माँ पता है मेरी नौकरी लग गई। वो भी कहाँ पूछो तो? कहाँ बेटा? नाना जी के शहर में? हाँ माँ, नाना जी के शहर में। और ऐसी नौकरी लगी है कि किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, ना पापा को बाहर और ना ही तुझे घर पर। मकान, नौकर, गाड़ी सब मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो भी नाना जी के घर के पास। माँ सारा दिन भगवान के सामने बैठी रहती थी ना। देख भगवान ने सुन ली तेरी। स्नेहा को तो मानो मन मांगी मुराद मिल जाती है। पिता का साथ, उनका ख्याल रखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। स्नेहा, बेटे को जाने दो, हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन इस बार स्नेहा ने सोच लिया था उसे अपने पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। वो बेटे का हाथ पकड़ लेती है। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, माँ का, बीवी और बेटी का। मैं जाऊंगी और आपको आना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुमति बड़े ही गुस्से वाली थी। घर पर सब उसी का सुने, ऐसा उसे हमेशा लगता था। अगर किसी ने उसके मन के खिलाफ कुछ भी किया तो वो घर में तमाशा करती थी। उसके घर में 2 बहुएं थी, ऋचा और सुहानी। लेकिन उनको हर बात, हर काम सुमति को पूछ कर ही करना पड़ता था। वो अपनी बहुओं के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करती थी। सुहानी, ऋचा, कहाँ हो तुम दोनों? 8 बज गए। मेरे बच्चों को काम पर जाना है और अभी तक उनका चाय नाश्ता तैयार नहीं है। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं तुम दोनों की माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है कि नहीं। माँ जी माफ कर देना, आज उठने में बड़ी देर हो गई। वो कहना रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये मायका नहीं है तुम्हारा, ससुराल है। एक तो देर से उठती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अरे साफ साफ कह दो ना, माँ जी मुझे उठने में देर हो गई। यूं तबीयत का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? माँ जी ये बहाना नहीं बना रही है, बल्कि सच में उसकी तबीयत खराब थी। कल रात को इसका जी मचल रहा था। ऋचा और देवर जी कल रात को कितनी देर तक यहीं हॉल में बैठे थे। मैंने उसे नींबू पानी बना कर दिया था। एक दूसरे की तरफदारी तुम दोनों बड़े अच्छे से कर लेते हो। अब ठीक लग रहा है कि नहीं? हैं? क्या अभी भी तुम्हारा जी मिचला रहा है? कल रात से तो बेहतर है माँ जी, लेकिन अभी भी चक्कर आ रहे हैं। ऋतिक जी आज मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। इस घर में बड़ी मनमानी चलने लगी है सबकी। तुम दोनों ने तो अपने पतियों को पल्लू से बांध कर रखा है। जरा क्या चक्कर आ गए, थोड़ा जी क्या मिचला तो घर के बड़ों से बिना पूछे चल दिया अस्पताल। बड़ों की इज्जत करना जैसे भूल ही गए मेरे बेटे। तुम दोनों कान जो भरती रहती हो उनके। माँ जी मैंने नहीं कहा उन्हें कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो खुद ही कह रहे थे। वही तो, माँ यहाँ कमर दर्द से मरी जा रही है। माँ की तकलीफ उन्हें नहीं दिखाई देती। तुम्हारे प्यार की पट्टी बंदी है ना उनकी आंखों पर। तो आप भी चलिए ना माँ जी हमारे साथ हॉस्पिटल। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं समर्थ हूँ खुद जाने के लिए। जाओ जाकर जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ। ऋचा और सुहानी किचन की तरफ जाने लगती है। तभी ऋचा को चक्कर आते हैं।
सुहानी उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाती है, माँ जी, देवर जी, राकेश जी, जल्दी से इधर आओ। ये देखो ऋचा कैसे कर रही है, ऋचा को चक्कर आ रहा है। ऋचा, ऋचा आँख खोलो। मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मैंने काम करने के लिए क्या कहा, इसके नाटक फिर से शुरू हो गए। माँ जी, वो नाटक नहीं कर रही है, सच में उसकी तबीयत खराब है। हाँ माँ, कल रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था, फिर भी जी मचला रहा था, चक्कर आ रहे। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर जल्दी से देखिए ना, मेरी ऋचा को क्या हुआ है, उससे चक्कर क्यों आ रहे हैं। आप सब प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे चेक करने दो। ऋतिक शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं होगा हमारी ऋचा को। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ऋचा माँ बनने वाली है। क्या, सच में? हाँ ऋचा, अभी अपनी सेहत का ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर दवाई लेना, दूध और फलों का अपने आहार में समावेश करना। चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। ऋचा, अब घर के कामों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, आराम करना। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए मार्केट से रोज ताज़े फल लाऊंगा, किसी भी बात की चिंता मत करना, बस तुम खुश रहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बच्चा ही पैदा करने वाली है ना ये, है तो इतना सर पर बिठाने की क्या ज़रूरत है। हमें भी 3 बच्चे हुए हैं, लेकिन जो सब कहते थे वही खाते थे हम, ना कोई फ्रूट ना कोई दूध, घर के सारे काम करते थे, पूरे 9 महीने हो जाते थे, लेकिन अस्पताल की एक दवाई नहीं खाती थी। माँ, तब की बात अलग थी, तब वातावरण संतुलित था, शरीर तंदुरुस्त है। आजकल लोगों में कमजोरी बढ़ती जा रही है और एक नए जीव को इस दुनिया में लाने के लिए होने वाली माता को अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चों के सही पोषण के लिए खुश रहना, तनाव मुक्त रहना ज़रूरी है। ये आजकल की लड़कियां और उनके चौंचले मेरी तो समझ के बाहर है। ऋचा, तुम माँ जी की तरफ ध्यान मत दो, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। माँ जी की और घर के कामों की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो इस घर को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। दीदी, आप देवकी नहीं, लेकिन यशोदा तो बन ही सकती है। ये मेरा नहीं, हमारा बच्चा है। सुहानी ऋचा को अपने गले से लगा लेती है। दिन बीतते रहते हैं। सुमति ऋचा को काफ़ी परेशान करती है, ठीक से खाने पीने भी नहीं देती, कुछ न कुछ काम हमेशा बताती रहती, आराम भी नहीं करने देती और टाइम पर अस्पताल भी नहीं जाने देती। लेकिन सुहानी ऋचा के बताए हुए सारे काम खुद कर लेती थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। 2 महीने बाद सुमति को पता चलता है कि उसकी बेटी मिताली भी पेट से है। एक खुशखबरी है, भगवान ने तुम्हें एक साथ दुगनी खुशी दी है। अब दादी के साथ साथ तुम नानी भी बनने वाली हो माँ। क्या सच में बेटा? तुमने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। बेटा, मुझे तुमसे मिलना है, तुम कब आ रही हो? एक काम करती हूँ, मैं ही आ जाती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर ने मुझे ना बेड रेस्ट बताया है। सब कुछ ठीक है ना बेटा? चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, खूब लाड़ करूंगी मैं तुम्हारे। मिताली घर आने वाली है, इस वजह से सुमति काफ़ी खुश थी। जब से उसने मिताली की खबर सुनी थी, तब से सुमति ने ऋचा और सुहानी को काम पर लगा दिया था। सुहानी, अब हॉल तो साफ हो गया है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, और सारी चीज़ें मिताली की पसंद की होनी चाहिए। उसके और उसके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए जो अच्छा हो वही बनाना। और ऋचा, तुम कितने धीरे धीरे काम करती हो, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई। जाओ जाकर मिताली का रूम साफ कर दो, उसे धूल की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि आपको मिताली दीदी की काफ़ी चिंता है, लेकिन हमारी ऋचा भी तो प्रेग्नेंट है, वो सुबह से काम कर रही है। और मिताली दीदी की रूम काफ़ी ख़राब हो गई है, वहाँ भारी सामान भी है, और ऋचा को भी धूल की एलर्जी है। काफ़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी, हाँ? और जब से ऋचा पेट से हो गई है तुम उसकी काफ़ी तरफदारी करने लगी हो। अगर तुम नहीं चाहती कि ऋचा मिताली का कमरा साफ करे तो तुम कर दो। लेकिन दीदी को भी खाना भी बनाना है ना। तो खाना तुम बना दो। माँ जी, मैं कमलाबाई को फ़ोन कर देती हूँ, वो कर देगी मिताली दीदी का कमरा साफ। हाँ हाँ, बुला लो कमलाबाई को, पैसे तो पेड़ पर लटकते हैं ना उसे देने के लिए। सुहानी, आजकल तुम मेरे बेटे के काफ़ी पैसे उड़ाने लगी हो। पहले ही जब से ऋचा प्रेग्नेंट हो गई है तब से घर का खर्चा बढ़ गया है, तुम और खर्चे मत बढ़ाओ, समझी? ऋचा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारी दवाइयाँ ले लो और जाकर आराम करो।
माँ जी, मैं दीदी की पसंद का खाना बनाती हूँ पहले और बाद में उनका कमरा भी साफ करती हूँ। रीचा थक गई है, प्लीज़ आप उसे आराम करने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें ही अकेले काम करने का शौक आया है तो हम भी क्या कर सकते हैं। पर हाँ भाई, मुझे खाना बढ़िया चाहिए और रूम भी अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। तब तक मैं मार्केट जाकर आती हूँ। सुमति रीचा और सुहानी को सुनाकर मार्केट चली जाती है। सुहानी अपना काम करने लगती है। सुहानी के मना करने के बावजूद रीचा काम में उसका हाथ बटाती है। शाम के वक्त मिताली घर आती है। घर में मेहमान होने की वजह से रीचा और सुहानी आज दिन भर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुमति को उसका कुछ भी नहीं था। उनकी तारीफ करना तो छोड़ो, सबने खाना खाने के बाद तुम भी खाना खा लो, इतना भी नहीं कहा उसने। मिताली के घर आने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। रीचा जब भी आराम करे तो कुछ न कुछ काम निकाल कर सुमति उसे परेशान करती थी। रीचा और मिताली दोनों भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद सुमति दोनों में काफ़ी भेदभाव करती थी। सुहानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुमति चाहे रीचा के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सुहानी रीचा का काफ़ी ख्याल रख रही थी। अरे रीचा, ये क्या कर रही हो तुम? ये नारियल पानी सिर्फ एक ही है और वो मैंने मिताली के लिए रखा है। डॉक्टर ने उसे रोज़ नारियल पानी पीने के लिए कहा है। वो काफ़ी कमज़ोर है ना, और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की सेहत के लिए नारियल पानी ज़रूरी होता है। सुमति रीचा के हाथ से नारियल ले लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? माना कि मिताली दीदी को डॉक्टर ने नारियल पानी पीने के लिए कहा है, लेकिन रीचा भी प्रेग्नेंट है, ये बात आप बार बार क्यों भूल जाती हो? उसके पेट में भी बच्चा है और उसकी अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ने रीचा को भी नारियल पानी पीने के लिए कहा है। मिताली दीदी ने आज सुबह ही नारियल पानी पिया था, रीचा ने आज नहीं पिया है, तो ये नारियल पानी रीचा का है। अगर आपको और चाहिए तो आप जाकर मार्केट से लेकर आओ ना, नहीं तो इनको या फिर देवर जी को बता दो। ऐसे रीचा के हाथ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहू, ये अच्छा है कि अभी भी मेरे बेटे ही कमाते हैं। तुम्हारी कमाई इस घर में नहीं आती। मेरी बेटी को आए कुछ दिन हुए नहीं और तुम उसका खाने पीने का हिसाब रखने लगी। माँ जी, ना ही इस घर में मेरी कमाई आती है और ना ही मैं किसी के खाने का हिसाब रखती हूँ। उल्टा आप ही मिताली दीदी और रीचा में भेदभाव करती हो। रीचा के खाने पीने पर ध्यान रखती हो। देवर जी रीचा और मिताली दोनों के लिए घर में फल लाते हैं, लेकिन वो फल आप छुपा देती हो। लेकिन फिर भी रीचा आपसे कुछ नहीं कहती। उसकी माँ उसे बुला रही थी। अगर आपका इतना ही खर्च बढ़ रहा था तो आप भेज देती रीचा को उसके मायके। सुहानी, आजकल तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही। और जोर से बोलो, पूरे मोहल्ले को पता चले कि तुम्हारी सास तुम दोनों पर कितने जुल्म करती है। तुम तो इसकी इतनी तरफदारी कर रही हो कि ये बच्चा तुम्हें ही देने वाली है। माँ जी, ये बच्चा मेरे पेट में बड़ा हो रहा है, लेकिन ये बच्चा हम सबका है। बच्चा हम सबका है तो बच्चे और बच्चे की माँ की सेहत का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम बन गई हो ना रीचा की माँ, तुम रख रही हो ना उसका ध्यान, तो क्या जरूरत है उसे मायके भेजने की? मायके जाकर कुछ ज्यादा ही आराम करेगी ये महारानी और उसके सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। काफी हो गया ज्ञान बांटना। चलो जाओ, सब अपने अपने काम करो। माँ, आप भाभीयों से इतनी ज़ोर से बातें क्यों कर रही थी? और नारियल पानी का क्या चल रहा था? अरे तुम्हारी भाभियाँ ना तुम्हारे लिए बिल्कुल खुश नहीं है। रीचा तुम्हारा नारियल पानी पी रही थी तो मैंने कहा ये मिताली का है, तो लगे मुझसे झगड़ा करने। वो मेरे लिए खुश नहीं है, ऐसा उनके बर्ताव से तो नहीं लगता माँ। और नारियल पानी तो मैंने सुबह पिया था ना। माँ, अपना रीचा भाभी को काफ़ी काम बताती हो। भैया उनके लिए जो भी लाते हैं वो आप मुझे दे देती हो। माँ, ये सही नहीं है। जैसे मेरा बच्चा आपको नानी कहेगा, वैसे भाभी का बच्चा भी आपको दादी कहकर बुलाएगा। आपको हम दोनों के लिए एक समान खुश होना चाहिए। ऐसे भेदभाव करना सही नहीं है माँ। अगर मेरे आने से तुम्हारा भाभी की तरफ बर्ताव बदल गया है तो मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे बेटा, तुम नादान हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं तुम्हारे लाड़ करूंगी तो हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं रीचा को लाड़ करूंगी ना, उसका ख्याल रखूंगी, उसकी हर एक बात मान लूंगी, तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी। हाँ, तुम्हारी ये सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। तुम ना मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। इतना बड़बड़ करना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। जाओ जाकर आराम करो। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। सुमति जरा भी नहीं सुधरती। घर के सभी उसे समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिताली और ऋचा में भेदभाव करती ही रहती है। ऋचा की डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक आ गया था। सुहानी ऋचा का काफ़ी ख्याल रख रही थी। अब ऋचा को घर के काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ तो सुमति सुहानी और ऋचा दोनों को भी ताने मारती थी। एक दिन अचानक ऋचा के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है।
दीदी जल्दी से ऋतिक जी को फोन करो, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, मैं अभी इनको और देवर जी को फोन करती हूँ। माँ जी, दीदी इधर आओ ना, देखो रिचा कैसे कर रही है। क्या हुआ भाभी आपको? अचानक से पेट में काफी दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं, मैंने आज सुबह से थोड़े ज्यादा काम बताए थे ना, सब लोग मुझे सुना है, इस वजह से नाटक कर रही है ये। माँ ये क्या हो रहा है यहाँ, और तुम क्या बड़बड़ा रही हो? माँ जी आप एक बार रिचा की तरफ तो देखो, क्या उसे देखकर जरा भी लगता है कि वो नाटक कर रही है? मिताली और सुहानी सुमति को समझा रहे थे। रिचा रो रही थी। तभी ऋतिक और राकेश घर आ जाते हैं। रिचा को अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर प्लीज रिचा को देखो ना, वो कैसे कर रही है। उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। प्लीज डॉक्टर जल्दी से देखो क्या हुआ है। ऋतिक शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ऋतिक तुम घबराओ मत, हमारी रिचा ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द कैसे होने लगा? डिलीवरी में तो अभी टाइम था। रिचा के लिए सब लोग परेशान थे, सब बात कर रहे थे। तब डॉक्टर आ जाते हैं। रिचा ने कुछ भारी सामान उठाया था क्या, या फिर लगातार खड़े रहकर कुछ काम किया था? वो शुरू से घर के सारे काम करती है डॉक्टर, लेकिन कुछ भारी सामान तो नहीं उठाया था उसने। रिचा की कंडीशन क्रिटिकल है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया है। हमें जल्दी से सी सेक्शन का डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर आपको जो करना है वो करो, लेकिन बस हमारी रिचा से ही सलामत होनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर, हमारी रिचा और हमारे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर रिचा का सी सेक्शन करते हैं। रिचा को बेटा होता है। रिचा खतरे से बाहर आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर सुहानी और राकेश भी खुश हो जाते हैं। लेकिन रिचा की इस हालत की वजह थी सुमति। सुहानी को सुमति पर बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में घर चली जाती है। सुहानी को घर आते देख सुमति फिर से शुरू हो जाती है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? मैंने पहले ही कहा था, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रिचा नाटक कर रही थी। ये आजकल की लड़कियां और उनके नखरे हमारी तो समझ के बाहर है भाई। ना किसी का कुछ सुनती है ना कुछ समझती है, बस अपनी मनमानी करनी है ना। कर दिए होंगे अस्पताल में मेरे बेटे के पैसे खर्च, अब मिल गई होगी उसके दिल को ठंडक। माँ जी आपके शरीर में दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? रिचा इतनी गंभीर स्थिति में है और आप अभी भी पैसा 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 कर रही हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचती हो क्योंकि वो आपकी बहू है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से आपने मुझे कितने ताने मारे, कितना भला बुरा कहा। मैं तो आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, लेकिन रिचा तो आपको दादी बनने का सुख दे रही थी ना। पर फिर भी आपने हमारे घर की खुशियों को नजर लगा दी। देवर जी ने उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी की, इस बात का गुस्सा आप अब तक निकाल रही हो। रिचा के साथ ऐसा व्यवहार करते वक्त आपको एक बार भी नहीं लगा कि आने वाले बच्चे पर इसका क्या परिणाम होगा? आपकी वजह से हमारी रिचा क्रिटिकल कंडीशन में है और बच्चा। भाभी क्या हुआ हमारे बच्चे को? मिसकैरेज। हमारी रिचा का मिसकैरेज हो गया है। हमारे घर में खुशी आने से पहले ही हमारे घर की खुशियों का नजर लग गई। और माँ जी ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लगातार रिचा को काम बताती रही, उसे परेशान करती रही, ठीक से आराम भी नहीं करने दिया। माँ जी ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह आप हो, आप। मैंने कुछ नहीं किया बहू, मैं तो बस चाहती थी कि रिचा की नॉर्मल डिलीवरी हो, इस वजह से मैं उसे ज्यादा काम बताती थी। लेकिन ये सब होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हे भगवान मुझे माफ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे। बहू मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे रिचा से मिलना है, मुझे अस्पताल लेकर चलो, हमारा बच्चा। इतना रोने की कोई जरूरत नहीं है। रिचा को बेटा हुआ है, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है। आपको आपकी गलती का एहसास हो, इस वजह से मैंने झूठ बोला था। शायद मेरी बातों से आप सुधर जाएंगी, ये मैं आशा करती हूँ। बहू सच में मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाकर रिचा से माफ़ी मांगो। वो तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। बहू मुझे अपने किए पर काफ़ी पछतावा है। मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमति अपनी गलती कबूल कर लेती है और सबसे माफ़ी मांगती है। बच्चे का और रिचा का घर में बड़े अच्छे से स्वागत करती है।